है फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। यहाँ पे मैं आपको क्लास 7 का साइंस का लेसन नंबर 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन करूंगी, उसके साथ साथ 5 डिफरेंट टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं इस लेसन में, जो कि है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके बाद प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो वो प्रोसेस मैं इन डिटेल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका जो अदर मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के, वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद 4th टॉपिक हमारा होगा सैफ्रोट्रॉफ्स, वो क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में रिप्लेनिश्ड कैसे होते हैं। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मैं आपको बाद में कंक्लूजन भी देने वाली हूँ। वो कंक्लूजन देने के बाद हम आपको पूरी तरह से अवेयर करेंगे कि ये लेसन हमने क्या पढ़ा था। और मैं अभी सभी को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मैं ये वीडियो बहुत बड़ा होने के बगैर मैं ये छोटे छोटे वीडियोस यहाँ पे बना के चैनल पे पब्लिश करने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ा वीडियो देखने के लिए बच्चों को तकलीफ होती है। तो छोटे छोटे वीडियो वो अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो वो उनके लिए अच्छा होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। बाद में मैं सभी वीडियो कंबाइन करके भी एक सिंगल वीडियो में भी पूरा चैप्टर आपको अवेलेबल करके दूंगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका बैकग्राउंड, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है। आपने 6th लेसन में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जो फूड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इसेंशियल होता है, राइट। तो ये जो इसेंशियल थिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, वो होती है फूड। तो अगर फूड इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इसेंशियल है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या होती है, उसमें न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, हमें उसके क्यों जरूरत होती है, ये सारी चीजें आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स, देन फैट्स, देन विटामिन्स एंड द मिनरल्स। तो ये सारी चीजें बन के हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन ऑफ द फूड। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। और वो अगर कंपोनेंट ऑफ द फूड हमें पता होते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये हमें क्या हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फूड है, हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं, वो फूड कंपोनेंट्स हमें कैसे मदद करते हैं और वो हमें कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, राइट। तो ये जो नेसेसरी कंटेंट है हमारी बॉडी के लिए, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें फूड से मिलते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पर क्या आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद से ही बना लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सिंथेसाइज ऑफ फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो खुद के लिए खुद का खाना बना लेते हैं। पर क्या एनिमल भी हम खुद का खाना खुद के लिए बनाते हैं? तो शायद आप सोच रहे होंगे कि हाँ, हमारी मम्मी घर में खाना बनाती है, हमारी दादी किचन में खाना बनाती है, तो हम हमारे लिए खाना बना लेते हैं। पर वैसी बात नहीं होती है। हम क्या करते हैं, जो हम खाना बनाते हैं वो हम जो प्लांट्स उगाते हैं उसका खाना बनाते हैं, राइट। जो कि एनिमल है वो प्लांट्स खाते हैं, और जो कोई नॉन वेजिटेरियन एनिमल होता है वो एक अदर एनिमल को खाता है जो कि खुद
अलग प्लांट खा के जिंदा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कोई एनिमल है वो खुद से खाना नहीं बनाता है। पकाना, यस वो पकाता है, बट उसके लिए खुद के लिए वो खाना नहीं बनाता है। जो कोई एनिमल होता है, जो कोई ह्यूमन बीइंग होता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, एक सादा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बातें कर रहे हैं, ह्यूमन और नॉन वेजिटेरियन, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या खाता है? चावल खाता है, दाल खाता है, रोटी खाता है। कहाँ से मिलता है आपका चावल, दाल, रोटी? ये सारी चीजें जो होती है ना, गेहूं, चावल, दाल, वो सारे प्लांट से हमें मिलते हैं, राइट। ये जो है हमारा प्लांट, वो हमारे लिए खाना बनाता है और वो हमें मिलने के बाद हम उसको पकाते हैं और हम उसको खाते हैं। तो हम खुद के लिए खाना प्रिपेयर नहीं करते हैं, सिंथेसाइज नहीं करते हैं। ह्यूमन हो, कोई अनदर एनिमल हो, कोई अनदर ऑर्गेनिज्म हो जो खुद के लिए खाना नहीं बनाता है। ये हो गया आपका वेजिटेरियन का एग्जाम्पल। अगर हम नॉन वेजिटेरियन का एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगर ये है आपका नॉन वेजिटेरियन जो होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो लायन। ओके, लायन क्या खाता है? तो लायन पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है किस पे? अनदर एनिमल पे, राइट। तो वो जो अनदर एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल वो एक डियर को खा रहा है। हाँ, लायन जो है वो डियर को खा रहा है। तो डियर क्या खाता है? लेकिन डियर को जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो वो खाना क्या खाता है? तो वो क्या खाता है? वो खाता है प्लांट्स, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला कि जो ये एनिमल होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए सबसे पहले वाला लेसन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड, ये हो गया पहला वाला इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए इस लेसन को आगे जाने के लिए। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले वाला लेसन हम स्टार्ट करते हैं, जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सीखना है? तो यहाँ पे चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, प्लांट्स जो है वो ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनिमल खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। तो वो खुद का खाना बनाने के लिए जो कोई उसको एलिमेंट्स लगते हैं सराउंडिंग से, वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है वाटर, राइट। प्लांट्स को हम वाटरिंग करते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। प्लांट्स को अगर वाटर नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो वो ग्रो नहीं होते हैं और अल्टीमेटली वो फोटोसिंथेसिस और उसका खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से वो उसका खाना प्रिपेयर करते हैं। थर्ड जो आइटम होता है जो उनको लगता है खाना प्रिपेयर करने के लिए, वो होता है मिनरल्स। कहाँ से मिलते हैं ये सारे मिनरल्स? तो वो मिल जाते हैं सॉइल से, क्योंकि सॉइल में जो प्लांट ग्रो होता है उसके रूट्स ग्रो होते हैं, तो रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल वो मिनरल को एब्सॉर्ब करने के लिए। जैसे ही वो वाटर एब्सॉर्ब करेगा, उसके साथ साथ वो मिनरल भी एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द सॉइल, और जो लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम एयर। तो ये तीनों चीजें मिला के जो प्लांट होता है वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करता है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो रॉ मटेरियल होता है, जो कि अभी हमने देखा, फर्स्ट कौन सा रॉ मटेरियल है? वाटर। सेकंड कौन सा रॉ मटेरियल है? CO2। थर्ड कौन सा रॉ मटेरियल है? मिनरल्स। तो ये तीनों रॉ मटेरियल बना के जो ट्री होता है, जो प्लांट होता है, वो खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करता है। वो कहाँ से मिलता है उनको रॉ मटेरियल? तो वो उनके सराउंडिंग में से ही मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा वाटर
हम वाटर प्लांट को वाटरिंग करते हैं तो उसको वाटर मिल जाता है। CO2 वो तो सराउंडिंग एयर में ही होता है। मिनरल्स जो उसको सॉइल से मिलते हैं। तो ये सारी चीजें यूज करके ट्री जो होता है और प्लांट जो होता है वो खुद का फूड खुद से बना लेता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग जो आपको याद में रखना है, टू बिल्ड देयर बॉडीज, राइट। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी बिल्ड करने के लिए मदद करता है। सेकेंड क्या होता है, उनको वो ग्रो करने के लिए भी मदद करता है। थर्ड क्या होता है, अगर कोई डैमेज हो जाता है उनका बॉडी पार्ट तो वो रिपेयर करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। यहाँ पे देखो मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा है, नॉट ओनली प्लांट और नॉट ओनली एनिमल, बोथ प्लांट भी और एनिमल भी, दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आप खुद से ये कंपेयर कर सकते हो कि अगर आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो क्या आपकी बॉडी बिल्ड होगी, नहीं होगी। क्या आपकी हाइट ग्रो होगी, आपकी बॉडी ग्रो होगी, आप खुद ग्रो होगे, नहीं होंगे। अगर आप कहाँ पे गिर जाते हो, अगर आपके स्किन को कुछ हो जाता है तो वो जो डैमेज हुआ है आपकी स्किन को वो रिपेयर हो सकता है क्या, विदाउट न्यूट्रिएंट्स वो भी नहीं हो सकता है। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, टू प्रोवाइड एनर्जी। आपको जो भी दिन भर में आप जो कोई क्रिया कर रहे हो, मतलब सुबह उठने से रात को सोने तक आपको आपका खेलना कूदना, पढ़ाई, स्कूल जाना, स्कूल से आना, पढ़ाई करना, ये सारी चीजों के लिए एनर्जी लगती है। वो आपको कहाँ से मिलती है, वो आपको न्यूट्रिएंट से मिलती है, राइट। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलता है तो इनमें से कोई भी चीजें आप नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीजें करने के लिए, आपकी बॉडी बिल्ड होने के लिए, आपकी ग्रोथ होने के लिए, अगर आपको कुछ लग जाता है तो वो रिपेयर होने के लिए, और आपको एनर्जी, जो कुछ आप लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हो वो आपको कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो सारी चीजें आपको न्यूट्रिएंट से ही मिलती है। इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम फोकस करते हैं मोड्स पे। कौन कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो होते हैं बेसिकली 2 मोड्स। उसमें से पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। ऑटो मतलब कि सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब कि नरिशमेंट। जो खुद की नरिशमेंट खुद कर लेता है उसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप देख ले, ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस, राइट। जो लास्ट स्लाइड पे हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड, खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं। तो उन सभी प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली। एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। डू यू नो द मीनिंग ऑफ हेटेरो? हेटेरो इज द मीनिंग ऑफ, और इट एक्सप्लेन्स द थिंग लाइक डिफरेंट, राइट। यहाँ पे क्या होता है, वो खुद का खुद बना लेता है, खुद की नरिशमेंट खुद कर लेता है। यहाँ पे जो नरिशमेंट होती है वो दूसरों पे निर्भर होती है, दूसरों पे डिपेंडेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होती है। दैट मे बी अ प्लांट, दैट मे बी द एनिमल, इसलिए उसको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म फूड, जो खुद का फूड होता है वो प्लांट से लेता है, उसको हम हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। तो अभी आप मुझे बताओ हेटेरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल क्या है, सोचो और बताओ। आप कमेंट बॉक्स में भी आपका आंसर पोस्ट कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर पोस्ट कीजिए कि हेटेरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे रुकती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। अगला वाला वीडियो जो होगा वो फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट पॉइंट होगा इस वीडियो सीरीज का। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ और उसके साथ साथ
मैं सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। लेसन नंबर 1 है, उसका भी पूरा प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, जो कि आपका चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और उसमें से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ द टॉपिक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैंने ऑलरेडी न्यूट्रिशन के मोड्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको उस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके शॉर्टकट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो प्लीज उससे एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बैकग्राउंड, वो कि मैंने बैकग्राउंड और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट 2 वीडियोस जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, और इस वीडियो में मैं अभी आपको अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा रही हूँ। इसके बाद में वीडियो में सैप्रोट्रॉप्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और साथ साथ कंक्लूजन भी देने वाली हूँ। तो चलो फोकस करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि प्लांट्स अगर खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो उनके पास क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, पर अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है तो क्या वो अपना फूड खुद के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं? इफ द प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, हाउ कैन दिस प्लांट सिंथेसाइज द फूड, इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी हैविंग इन योर माइंड। और अगर वो अपने खुद के लिए खाना नहीं बनाते हैं तो हाउ डू दे सर्वाइव, एंड अगर वो सर्वाइव भी होते हैं तो फ्रॉम वेयर दे डिराइव द न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, वो कहाँ से खुद के लिए न्यूट्रिशंस मिलाते हैं। ये सारी चीजें हमें इस वीडियो सेशन में देखनी है। तो क्या आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स खुद के लिए खाना नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि दे बिलोंग्स टू हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद के लिए खाना नहीं बना पाते हैं, प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। तो क्या ऐसे प्लांट्स भी, कोई प्लांट्स भी होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बिलोंग करते हैं? तो हमें यही इस वीडियो सेशन में देखना है। तो सबसे पहले हम एक प्लांट देखते हैं, जो कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो है एक मेन प्लांट है जो कि यहाँ तक ये बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ये कोई येलो कलर का प्लांट अलग से दिखाई दे रहा है जो कि क्लाइंब कर चुका है पूरा ओरिजिनल प्लांट पे। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैस्कटा, उसको अमरवेल भी कहा जाता है। ये क्या होता है? तो जो ये प्लांट है ना, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है मतलब कि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, इसका मतलब वो खुद के लिए खाना नहीं बनाता है। पर जिंदा तो रहना है, जिंदा रहने के लिए खाना तो लगेगा। खाना नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ये पेड़ पौधे तो मर जाएंगे, जो कि अमरवेल है वो मर जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है? इट टेक्स अ रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये जो आप मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये जो ओरिजिनल प्लांट है यहाँ पे, उस पे वो क्लाइंब करता है।
इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये जो उसको क्या बोलते हैं, उसको होस्टिंग प्लांट बोलते हैं, उसको होस्ट बोलते हैं। ओके, जिसके ऊपर वो चढ़ता है, क्लाइंब करता है ना, उसको होस्टिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अमर बेल, और उसको एक कैस्केटा भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जो होस्टिंग प्लांट होता है उससे वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करता है और जिंदा रहता है। सो इट इज डिप्राइजेस द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब कि वो उससे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है और जिंदा रहता है। इसको, इस टाइप के प्लांट्स को क्या कहा जाता है, इस टाइप्स के प्लांट्स को कहा जाता है पैरासाइट, हु डिपेंड ऑन समवन एल्स। ओके, सो अगर कोई भी प्लांट है विच इज नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, विच इज नॉट सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड बिकॉज दे डोंट हैव अ क्लोरोफिल, these type of plants are depending on the another plant or a host plant, उस टाइप के प्लांट को हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट इसका मतलब होता है डिपेंडेंट। सो ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट पे, इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। क्या आप बोल सकते हैं कि ये हेटेरोट्रॉफिक पे बिलोंग करते हैं? यस, बिकॉज दे आर नॉट synthesizing their own food, they are totally dependent on the another plant, so that's why they belongs to heterotrophic mode of nutrition। अभी यहाँ पे दूसरा एक मैंने डायग्राम दिया हुआ है, उसको बोला जाता है पिचर प्लांट। उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको कहा जाता है पिचर प्लांट, राइट। ये हुआ, ये इसको कहा जाता है पिचर प्लांट। अभी ये क्या होता है, तो पिचर मतलब कि एक जग लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी का जो होता है ना एक कंटेनर, जिसको जग बोलते हैं, उसके टाइप ये स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ होता है। ये जो जग टाइप पिचर टाइप स्ट्रक्चर है ना, वो मॉडिफाइड लीफ होता है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस सारे इसमें आप एक ये देख सकते हो, वो क्या होता है, लीड होता है। द अपेक्स ऑफ द लीफ, उसको क्या बोला जाता है, लीड, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। ये जो माउथ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो माउथ ऑफ द पिचर है ना, वो क्लोज भी करता है पिचर का माउथ उस लीड से, और ओपन भी करता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक मान लो कि आपके पास कोई एक ऐसा यूटेंसिल है और उसके ऊपर एक लीड है, वैसे ही स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे होता है। ये एक यूटेंसिल है, पिचर है, और उसका ये जो होता है वो लीड होता है, जो क्लोज करने में, ओपन करने में उसकी मदद करता है। लेकिन ये क्या करता है, तो ये जो है ना इनसाइड ऑफ द पिचर, इसके अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, जो कोई इंसेक्ट उस पे यहाँ पे अगर इस माउथ पे कुछ आता है ना, तो उसको वो ट्रैप कर लेता है, इंसेक्ट को वो ट्रैप कर लेता है। जैसे इंसेक्ट वहां पे आता है, वो लीड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है और उसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। इंसेक्ट ट्रैप होने के बाद क्या होता है, जैसे ही इंसेक्ट ट्रैप होता है उस हेरी लाइक स्ट्रक्चर में, वो इंसेक्ट को ये पिचर जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करके डाइजेस्ट कर जाता है, उसको खा जाता है। और जो उसके इंसेक्ट के जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर, उसके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको वो एब्सॉर्ब करता है, और उस न्यूट्रिएंट पे ये पिचर प्लांट जिंदा रहता है। तो इस पिचर प्लांट को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लेन की है। इट इज हैविंग क्लोरोफिल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन पोर्शन अवेलेबल है उस प्लांट का। इट इज हैविंग क्लोरोफिल, बट क्लोरोफिल से जो वो सिंथेसाइज फूड करता है वो उसको सफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए इसको वो इंसेक्ट को एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्ब मतलब ट्रैप करता है, उसको वो खा जाता है, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंसेक्ट में, वो इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स वो एब्सॉर्ब करके उसके ऊपर वो जिंदा रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ये ट्रैप करता है इंसेक्ट को, वो हेरी पार्ट जो होता है पिचर का, वो ट्रैप करने में मदद करता है।
जो ट्रैप्ड किया हुआ इंसेक्ट होता है वो ये प्लांट डाइजेस्ट करता है। कौन मदद करता है उसको डाइजेस्ट करने में? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पीचर। जैसे ही वो प्लांट किसी इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, उसके डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं और वो मदद करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। और उसके जो कि इंसेक्ट ट्रैप हुआ है उसके न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब बाय द पीचर। सो ये जो होता है इस प्लांट को क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब तक आपने 4th में, 5th में, 6th में पढ़ा होगा जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल होते हैं, इंसेक्टिवोरस एनिमल्स होते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स पे वो जिंदा रहते हैं? तो क्या आप अभी सोच सकते हो कि ये जो पीचर प्लांट है वो भी एक ऐसा प्लांट है जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर पाया जाता है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये भी खुद के लिए खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, वो डिपेंड रहता है इंसेक्ट पे। जो कि इंसेक्ट ट्रैप किया जाता है उसे वो डाइजेस्ट करता है और उसके न्यूट्रिएंट्स पे वो जिंदा रहता है। तो इसी तरह से ये दोनों प्लांट, कैस्केटा और पीचर प्लांट, दोनों जो है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर पाए जाते हैं। अभी आपके बुक में ये दो जो है पहेली और बूझो, उसमें से पहेली आपको बोल रही है कि मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस जो हमारा ब्लड सक करके जिंदा रहते हैं, क्या वो पैरासाइट है? तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि या ये सारे चीजें जो मॉस्किटो, बेड बग्स, लीज एंड लीचेस जो होते हैं वो पैरासाइट है या नहीं। और उसके अलावा अगर आपको कोई पैरासाइट प्लांट पता है तो उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करनी है। और अगर आपको और कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पता है तो वो उनके नाम भी आप यहाँ पे चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। अभी बूजो को क्या क्वेश्चन है? Bujo is confused now. If the peach plant is green and carries out a photosynthesis, क्योंकि उसके जो पोर्शन है वो बहुत सारा ग्रीन होता है, they are holding the what we can say क्लोरोफिल। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं या नहीं? अगर वो कर पाते हैं तो फिर भी वो इंसेक्ट पे डिपेंड क्यों रहते हैं? ये बूझो का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वीडियो में फिर से जा सकते हो और इसका आंसर ढूंढ के मुझे फिर से बता सकते हो कि वो इंसेक्ट पे निर्भर क्यों रहते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके कंटेंट, इस वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर कमेंट करना ना भूलिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा रही हूँ। इसमें से इस वीडियो सेशन में मैं फोकस कर रही हूँ सैफ्रोट्रॉप्स पे। तो चलो देखते हैं सैफ्रोट्रॉप्स क्या होता है। इस पूरे लेसन में मैंने आपको बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के 2 वीडियो मैंने डाले हैं, देन अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी डाला है, और अभी हम फोकस कर रहे हैं सैफ्रोट्रॉप्स पे। अगर ये प्रीवियस वाले वीडियोस आपने देखे नहीं है तो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका शॉर्टकट लिंक दे रही हूँ, तो आप इसको देख सकते हो। अभी हम देखते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो अब तक हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो किसी न्यूट्रिशन मोड के? अगर आपको वो पता है तो आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
तो क्या अब तक हमने पैरासाइट देखा था? हाँ, पैरासाइट देखा था, जो कि पैरासाइट जो होते हैं जो कि दूसरी ट्री पे, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। अमरबेल उसका एग्जाम्पल था। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इसका एग्जाम्पल क्या था? कमेंट बॉक्स में आप एग्जाम्पल का नाम लिख सकते हो। क्या ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक मोड में जाते थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? हाँ, तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो हेटेरोट्रॉफिक के हैं। अभी ऑटोट्रॉफिक जो था उसके एग्जाम्पल भी हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो ये सारे क्या थे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये अब तक हमने पढ़ा था। अभी हमें पढ़ना है सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। अभी सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से वो लेते हैं? तो डेड एंड डिकेइंग बॉडी से, थिंग्स से ये उसके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं और उस पे वो जिंदा रहते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि ब्रेड स्लाइस आपके घर पे है पर वो एक्सपायर्ड हुआ है और उसमें कुछ ग्रीन या व्हाइट कलर का कुछ आपको अगर दिखाई दिया है तो वो क्या होता है? ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या होता है? ये होता है फंगस, राइट? आपको बताया होगा आपकी मम्मी ने कि ये खराब हुआ है तो आपको इसे खाना नहीं है। तो ये क्या होता है? ये फंगस होता है। अगर ब्रेड हमारा एक्सपायर्ड हुआ है तो उसका एक्सपायरी डेट अगर हुआ है तो उस पर ये फंगस आ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रोटन फ्रूट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रॉबेरीज का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पे जो है ये सारे उस पे फंगस लगे हुए हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ऑरेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑरेंज खराब हो चुका है क्योंकि वो रोटन है और उस पे फंगस चढ़ा हुआ है। और रेनी सीजन में आपने ये कोई अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर अगर देखा होगा किसी पेड़ के पास, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो होते हैं ये भी एक टाइप का फंगस ही होता है, उसको हम मशरूम बोलते हैं। अगर आपको इसी तरह के और कोई एग्जाम्पल पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। तो अभी सैप्रोट्रॉफ्स इन डिटेल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था कि ये जो है ऑर्गेनिजम्स है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो इस टाइप के न्यूट्रिशन और मोड को क्या बोला जाता है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड कहा जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सैप्रोट्रॉफ्स। और अभी इसका एग्जांपल फंगाई जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था। तो कहाँ पे ये आता है? तो द आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम हेल्प्स टू ग्रो द फंगाई। तो कैसे फंगाई जमा होती है? तो कोई भी चीज अगर हम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रख देते हैं तो उस पे फंगाई लगती है। क्या आपको एग्जाम्पल पता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके पीकल को, आचार को फंगाई लगा हुआ है। अगर लेदर का आपका जैकेट है, लेदर के शूज है, उस पे भी ये लगा होता है, मेनली रेनी सीजन में, और जहाँ तक कि ये ह्यूमिड होता है। यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया था कि ह्यूमिड अगर वेदर होता है और उसको कहाँ से थोड़ी सी हीट भी मिलती है तो ये फंगाई ग्रो करने में मदद करता है। क्लोथ्स पे भी बहुत बार ये फंगाई लग जाता है। वुडन फर्नीचर जो होता है, ओल्ड वाला फर्नीचर, वहां पे भी लगता है। अगर इसके बगैर अगर आपको कोई और आर्टिकल पता है जिसपे यूजुअली फंगाई लगता है तो उसके भी एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी ये जो बूजो है ना आपका फ्रेंड, उसको क्या क्वेश्चन है, उसको क्या पता करना है कि ये जो होते हैं फंगाई वो कहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स पाते हैं, कहाँ से वो एक्वायर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से एक्वायर करते हैं। क्योंकि उनको तो माउथ नहीं होता है जैसे एनिमल को होता है,
दे डोंट हैव द ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी उनके पास नहीं है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको फूड कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर अभी मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो यूजुअली एयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट? एयर में ऑलरेडी वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसी जगह देखते हैं जहाँ के वो ग्रो हो सके। When they land on a wet and warm things, they germinate and grow, right? जहाँ तक कि ये फंगल स्पोर्स होते हैं वो हवा में अवेलेबल होते हैं, वो बहुत सारी चीजों पे लैंड भी करते हैं, पर वो कहाँ जर्मिनेट होते हैं? जहाँ पे उनको थोड़ा सा गीला और थोड़ा सी गर्मी, जहाँ पे जिस थिंग पे, जिस आर्टिकल पे उनको ये व्हाट वी कैन से, ये ऐसे पूरक एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वहां पे वो जर्मिनेट होते हैं और वो ग्रो भी होते हैं। और इसी तरह से वो अपना खुद का न्यूट्रिशन वो उस थिंग्स पे वो एब्सॉर्ब करते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये सारी जैसी चीजें जिसपे फंगाई नहीं लगना चाहिए वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है जो कि स्पॉइल ना हो सके? तो अगर आपके पास उसका आंसर है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये सारी चीजें हमें स्पॉइल होने से कैसे बचानी है। अभी क्या आपने सोचा है कि ये जो फंगाई होते हैं वो सिर्फ हार्मफुल ही होते हैं हमारे लिए? क्या इसके कोई एडवांटेजेस और क्या इसके कोई यूजेस होते हैं हमारे लिए? क्योंकि अब तक हमने क्या देखा, रोटन फ्रूट देखा, रोटन क्या सब्जी भी आप बोल सकते हो, और जो होता है मशरूम जो होता है वो, और जो कुछ ब्रेड आपने देखा, तो ये सारी चीजें हमारी खराब कर देती है। तो क्या ये फंगाई जो होती है वो हमारे ओनली डिसएडवांटेजेस होती है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। ये हमारे लिए सिर्फ डिसएडवांटेजेस और हार्मफुल नहीं होती है, इसके कई फायदे भी होते हैं, इसके कई एडवांटेजेस भी होते हैं, इसके कई यूजेस भी होते हैं। कहाँ कहाँ हम ये यूज कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला यूज जो है, तो फंगाई आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। सम मशरूम्स आर एडिबल, राइट? मशरूम जो आपने अभी देखा, बहुत बार आपने ना सब्जी मार्केट में देखा होगा, वेजिटेबल मार्केट में, कि मशरूम आपको पैकेट में मिल रहे हैं क्योंकि मशरूम खाए जाते हैं। वो एडिबल मशरूम होते हैं, वही खाए जाते हैं। हर मतलब ऐसे कोई भी मशरूम, कौन सा भी मशरूम उठा के हम खा नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। एडिबल मशरूम्स जो होते हैं वही हम खा सकते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट यूज क्या है? इट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। मशरूम को खाया जाता है। अगर आपने चाइनीज सूप वगैरह खाया होगा ना, तो उसमें भी मशरूम यूज किया जाता है। तो वो ऐसे इस तरह से मशरूम हमारी फूड में यूटिलाइज होते हैं। अभी जो सेकंड यूज है वो क्या होता है? क्या आपको पता है बेकरी में जो ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, आपने पाव भाजी का जो पाव होता है, ब्रेड जो होता है आप जो मिल्क के साथ खाते हो, नहीं तो जाम वगैरह लगा के खाते हो, तो वो जो ब्रेड होता है ना वो कैसे बनता है, किससे बनता है? वो ईस्ट से बनता है। पर ईस्ट क्या होता है? ईस्ट तो यूनिसेल्युलर फंगस होता है। वो उसको फुगाने में मदद करता है, फ्लफी बनाने में मदद करता है, और वो फ्लफी बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, बेकरी प्रोडक्ट, एनी जो बेकरी प्रोडक्ट बनता है ना, यूजुअली द ब्रेड, तो वो बनाने के लिए भी फंगस का ही यूज किया जाता है जिसका नाम है यीस्ट। वो, और हमें ये जो यीस्ट मैंने अभी बताया वो हमें विटामिन बी भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अभी फोर्थ यूज क्या है? अभी जैसे कि फंगस है वो एक बैक्टीरिया भी होता है, वो क्या होता है? गुड डिकम्पोजर होता है। इसका मतलब क्या होता है? अभी ये क्या करते हैं? दे डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको वो डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। ये जो फंगस होते हैं, फंगस बैक्टीरियाज, वो डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद सॉइल को क्या मिलता है? उसके न्यूट्रिएंट्स उसके सॉइल को फिर से मिल जाते हैं।
और एक जो इम्पोर्टेंट यूज है वो होता है एक पेनिसिलिन करके जो एक एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है। पेनिसिलिन नोटाटम उसका नाम है। अभी ये आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, जस्ट एक ध्यान में रखना है कि मेडिसिन बनाने के लिए भी फंगस का यूज होता है। वो एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो ये हो गए उसके 5 यूजेस। अभी अब तक हमने यूजेस देखिए, डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं, जैसे कि अभी अब तक हमने देखा था डिसएडवांटेजेस क्या है। इस स्लाइड को जाने से पहले अगर आपको डिसएडवांटेजेस याद आ रहे हैं जो कि हमने अब तक देखे थे, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख सकते हो। तो चलो सबसे पहला डिसएडवांटेज देखते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस भी होते हैं और डिसीजियस होते हैं कि प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी, राइट। क्योंकि अभी ये जैसे कि फंगस वाला ब्रेड हमने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, फंगस वाला पिकल अचार हमने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए फंगस हार्मफुल होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी वो हार्मफुल होते हैं। अभी नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज क्या होता है ना, स्किन और नेल इन्फेक्शन यूजुअली फंगस से ही होता है। स्किन पे भी फंगस आता है तो हमें वो भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस होता है, वैसे ही नेल्स पे भी आ सकता है। और जो फंगस होता है जैसे कि हमने देखा, ये सबसे बड़ा रीजन होता है फूड जो खराब होता है हमारा, स्पॉइलिंग जो उसका होता है वो फंगस की वजह से ही होता है। यूजुअली अगर आपने देखा है तो जैसे कि अगर आलू की सब्जी और आलू का कोई भी जो होता है व्यंजन हम उसे बोलते हैं, तो आलू का कोई भी रेसिपी अगर बनाते हैं ना तो आलू ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। आलू की सब्जी, आलू का पराठा, वो क्या होता है ना, वो अगर ऐसे हॉट वेदर में बाहर रखा जाए तो वो बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, ऐसे उसमें से बदबू भी, स्पॉइलिंग बदबू भी आती है। तो वो क्या होता है, वो फंगस की वजह से वो खराब हुआ होता है, वो स्पॉइल हुआ होता है। तो फंगस आर द मेन रीजन फॉर स्पॉइलिंग ऑफ द फूड एज वेल। तो ये हो गए फंगस। और अभी हमें क्या देखना है कि सिम्बायोटिक क्या होता है। ये तो आपने अभी अब तक आपने जो देखा वो तो हमने ऐसे देखा कि जो फंगस होता है वो क्या होता है, पर अभी सिम्बायोटिक जो आपकी किताब में दिया हुआ है वो क्या होता है। जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप उसे कहा जाता है। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे को शेल्टर देता है और उसके बदले में पहला दूसरे को शेल्टर देता है, दूसरा पहले को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो दोनों को साथ में रहने से एक का दूसरे का पहले को अगर फायदा हो रहा है तो इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो ये जो फंगाई होता है ना, लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। Plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients, right? क्योंकि वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स जो एब्सॉर्ब करने में रूट को मदद करते हैं, तो वो कौन करता है, वो फंगाई मदद करता है। उनको रहने के लिए जगह कौन देता है, रूट ऑफ द प्लांट्स। तो उनको शेल्टर रूट ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड करता है, बदले में फंगस रूट और प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। तो अब तक जो हमने पढ़े थे मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, वो थे पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये क्या थे, हेटेरोट्रॉफिक। अभी हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक भी, वो तो हमने पहले ही पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक, और उसके अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, वो थे पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस। अभी जो हमने देखा सैप्रोट्रॉप्स, क्या वो भी हेटेरोट्रॉफिक थे, हाँ, क्योंकि सैप्रोट्रॉप्स जो थे फंगाई फॉर एग्जाम्पल जो है वो खुद का खाना खुद तो बनाते नहीं है, वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, और जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। और जो अभी हमने सिम्बायोटिक देखा, सिम्बायोटिक मतलब कि एक दूसरे की मदद करना। मैं अगर पहले को मदद करता हूँ तो पहले की भी जिम्मेदारी है कि वो मुझे मदद करे। इसका मतलब कि मैं खुद का खाना तो नहीं बना सकती हूँ, तो मैं दूसरों ने बनाया हुआ खाना खा रही हूँ, तो
मैं अगर उसका खाना खा रही हूँ तो उसको मुझे मदद तो भी करनी चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये भी दूसरों पे निर्भर रहते हैं, इसलिए ये भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में क्लासिफाई होते हैं। तो ये हो गए आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन। बच्चों, अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए और बेल रिंगिंग रखिए। यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसमें से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन किए, फोटोसिंथेसिस और उसका प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, देन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी एक्सप्लेन किए हैं, सैप्रोट्रॉप्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे जाके मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में, और लास्ट में मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं सॉइल में वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, प्लांट जो होता है वो क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो ये जो है वो एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो वो करते हैं रूट्स। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स करने के बाद, प्लांट ने एब्सॉर्ब करने के बाद जो सॉइल में से वो एब्सॉर्ब करते हैं उसकी क्वांटिटी जो होती है वो दिन ब दिन कम हो जाती है। जैसे कि आप मान लो कोई एक चीज आपकी मम्मी ने सपोज बना के रखी है और वो आप रोज खा रहे हो, तो एक ना एक दिन वो खत्म होने वाली है, राइट। वैसे ही अगर छोटे छोटे ये जो प्लांट्स होते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सॉइल में से एब्सॉर्ब करते हैं, तो एक ना एक दिन उसकी अमाउंट जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो वो कम होने के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में रिप्लेनिश कैसे होते हैं, वो फिर से सॉइल में कैसे पाए जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि क्रॉप कल्टीवेशन जो होता है वो हमेशा खेतों में चालू रहता है, राइट। एक क्रॉप लेने के बाद फार्मर जो होता है वो दूसरा क्रॉप लेता है, फिर अगले साल फिर से क्रॉप लेना चालू करता है। तो वो जो सॉइल होती है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि न्यूट्रिएंट्स अगर एब्सॉर्ब हो जाते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, तो वो रिप्लेनिश सॉइल में कैसे होते हैं। तो हम वही इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वो कैसे रिप्लेनिश होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, राइट, आपने सुना होगा फर्टिलाइजर्स जो होते हैं और जो मैन्यूअर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश करने के लिए। इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर में जो होता है वो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर अगर हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं तो सॉइल में भी उनकी क्वांटिटी एनरिच होती है। आपके घर पे अगर गार्डन है और गार्डनर अगर आपके यहाँ पे आता है तो आपने देखा होगा कि वो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है प्लांट को, और फिर आपके प्लांट को बहुत अच्छे से फल और फूल लगते हैं। तो वो क्यों होता है, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो ये जो होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड करने होते हैं, जो कि हमें मदद करते हैं सॉइल को एनरीच करने में, राइट। आपका जो गार्डनर होगा वो क्या करता होगा, टाइम टू टाइम आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आके वो फर्टिलाइजर्स या मैन्यूअर्स उसमें ऐड करता होगा। तो वो क्या करता है, वो सॉइल को एनरिच करने में मदद करता है। एनरिच इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वही चीज जो होती है वो फार्मर भी करते हैं। वो प्लांट्स को जो क्रॉप लेते हैं सॉइल में, तो
उसको भी हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो सॉइल फिर से न्यूट्रिएंट्स भरी हो जाती है। तो क्या होता है ना, यूजुअली जो प्लांट जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करने के बाद सॉइल जो होती है वो डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन हो जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा, क्षमता उसमें कम हो जाती है। तो कैसे ना, आपको अगर पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो गैस होता है जो अवेलेबल होता है एयर में, प्लेंटी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, पर कैसे, जैसे कि प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर पाता है, वैसे ही वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। ओके, प्लांट कैन नॉट, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्लांट कैन नॉट एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कैन नॉट। तो ये अगर नहीं, एयर में अवेलेबल है फिर भी वो नहीं ले पाता है, तो वो क्या करता है? तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में ही सोल्यूबल फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, जो कि वो रूट की मदद से वो एब्सॉर्ब करते हैं, राइट। तो ये जो होता है, जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल है, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा, तो वो गैसियस फॉर्म का नाइट्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट करना पड़ता है सोल्यूबल फॉर्म में, राइट। गैसियस नाइट्रोजन होता है वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो है कन्वर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, क्या आपको पता है? तो ये मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम करके, उनका नाम क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं इनटू द यूजेबल फॉर्म इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो ये राइजोबियम जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक प्लांट है, राइट। और ये एक प्लांट जो है, ये इसके रूट्स है, ये जो उसके रूट्स है उसमें ये थोड़ा सा इनलार्ज करके दिया हुआ है। उसमें ये जो रेड कलर का पोर्शन है, मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। या तो ये जो आप देख रहे हो, ये रेड वाला पोर्शन जो है वो क्या है? वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो वो जो किस प्लांट में अवेलेबल होता है? तो राइजोबियम ऑफन लीव्स इन द लेग्यूमिनस प्लांट, और उसके रूट में, एक्चुअली उसके जो रूट होते हैं ना, तो वो रूट में रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करते हैं आपका गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म और सोल्यूबल फॉर्म, जो सॉइल में सॉइल में सोल्यूबल होता है, तो वो कौन करता है? राइजोबियम। पर वो कहाँ पे लेते हैं? वो यूजुअली लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं? ग्राम, पीस, मूंग दाल, बीन्स, मूंग का जो पौधा होता है, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं ये उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो उनके रूट में ये अवेलेबल होता है। जो राइजोबियम होते हैं ना, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन समवन एल्स। तो वो किस पे डिपेंड रहते हैं? तो वो जो डिपेंड रहते हैं वो रूट पे डिपेंड रहते हैं, राइट। इट ऑफन लीव्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड प्रोवाइड्स देम विद द नाइट्रोजन। तो वो क्या करते हैं? रूट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खुद खाते हैं, और वो प्लांट को क्या देते हैं? इन रिटर्न प्लांट को वो सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लांट को जरूरत है, जो कि हवा में अवेलेबल है नाइट्रोजन, पर वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं लाइक CO2। तो उनको वो कहाँ से मिलता है? उनको वो राइजोबियम कन्वर्ट करके देता है इन अ सोल्यूबल फॉर्म, और उसके बाद जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो उसको एब्सॉर्ब करते हैं। अभी ये जो है वो रूट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो रूट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कुछ देने की। तो वो क्या करता है? उसको फूड प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ वो रहने के लिए जगह भी दे देता है, वो राइजोबियम बैक्टीरियाज को। ओके, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो ये रहने के लिए, रूट रहने के लिए जगह देता है, खाने के लिए खाना देता है, तो इन रिटर्न राइजोबियम उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। वेरी सिंपल। तो इसको, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्योंकि एक दूसरे की मदद करता है, दूसरे भी पहले की मदद करता है, तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो राइजोबियम और प्लांट का रिलेशनशिप है, जो कि है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइजोबियम जो है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, और उसके बदले में प्लांट और उसका रूट क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर एंड फूड। सो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर होके एक दूसरे को मदद करके जिंदा रहते हैं, और इसका हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल रंगीन रखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं ये वीडियोस तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों, कीप वॉचिंग, बाय, टेक केयर।